एम ई 203 इंजीनियरिंग मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो सब्जेक्ट है उसमें आज हम 1.4 जो टॉपिक है दैट इज़ अ सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द यूज़ इन द इंडस्ट्री, इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जब भी किसी इंडस्ट्री में कोई भी मटेरियल जो है चूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, जिसमें सबसे पहला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल जैसे हमने पढ़ा है कि किसी मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, रिजिडिटी, मेलेबिलिटी। तो उन सारी प्रॉपर्टीज़, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट दिया है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो किसी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, पहली बात। दूसरी बात, डिफाइंस स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल। का क्या मतलब है, हमारा प्रोडक्ट का जो यूटिलाइजेशन है उस पर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का मटेरियल चूज़ करें। तो डिफाइन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल। अगर हमको किसी मशीन का बेड बनाना है तो हम कास्ट आयरन के लिए चूज़ करते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो वाइब्रेशन को क्या करती है, वो रजिस्ट करता है। इसी प्रकार से अगर हमको कोई कटिंग टूल बनाना है तो हम हाई स्पीड स्टील लेते हैं, क्योंकि उसकी हार्डनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो डिपेंड करेगा ये इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल के ऊपर। थर्ड, अगर हम बात करें फॉर्म्स अ बेसिस फॉर प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। तो जब हम मटेरियल को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, प्रिडिक्ट होता है। उसका जब मटेरियल का बिहेवियर प्रिडिक्ट है कि ये पर्टिकुलर मटेरियल जो इस काम के लिए है, तो उसको चूज़ करना क्या हो जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है, जो कि हमारा पर्पस है। तो थर्ड पॉइंट हो गया फॉर्म अ बेसिस फॉर प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल। अगर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल की बात करें, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, रेडिएशन। तो अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो स्ट्रेसेस जो होती हैं वो एक मेन फैक्टर है। तो कौन सा मटेरियल है वो कितनी स्ट्रेसेस को रजिस्ट कर सकता है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि हमको कौन सा मटेरियल चूज़ करना है। तो स्ट्रेसेस जो है, जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, वो एक क्या है, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल। दूसरा, इसी प्रकार से अगर हम थर्मल की बात करें तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम बात की थी, कंडक्टिविटी की बात की थी हमने। तो हमको डिपेंड करेगा, जब भी मटेरियल चूज़ करेंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि उसकी कंडक्टिविटी कैसी है, कंडक्टिविटी ज़्यादा है कम है। तो हमको जो रिक्वायरमेंट होगी कंडक्टिविटी के हिसाब से हम उसी प्रकार से मटेरियल क्या करेंगे, चूज़ करेंगे, जिससे कि वो हीट उस हिसाब से क्या करे, ट्रांसफ़र करे, या कोल्ड जो है टेम्परेचर डिफरेंस जो है उसी प्रकार से उससे रेलेवेंट जो भी हीट है वो क्या करे, ट्रांसफ़र करे। तो ये थर्मल जो प्रॉपर्टी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसी प्रकार केमिकल की बात करें अपन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जैसे एटमॉस्फेरिक है का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वाटर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किसी केमिकल का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल की, अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हमको देखना पड़ेगा जो मटेरियल करंट फ्लो के लिए कितना बेटर है, पावर फ्लो के लिए कितना बेटर है। तो ये भी एक क्राइटेरिया हो गया। इसी तरह से अगर रेडिएशन की बात करें तो मटेरियल है वो लाइट को किस तरह से ट्रांसमिट करेगा, नहीं करेगा, अल्ट्रावायलेट लाइट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उससे। तो ये डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैकेनिकल हो, चाहे थर्मल हो, केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, रेडिएशन हो, तो जितने भी प्रॉपर्टीज़ है किसी भी मटेरियल की, वो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो जैसा हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी हमको उस हिसाब से चूज़ करनी पड़ेगी, और डिफरेंट क्राइटेरिया से हमको क्या करने पड़ेंगे, सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, फर्स्ट क्राइटेरिया। इसी तरह से अगर हम सेकंड क्राइटेरिया की बात करें तो दैट इज़ द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट
तो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है, अगर हम इसमें पॉइंट पढ़ें तो हमने लिखा है द मटेरियल ऑफ विच अ पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ मस्ट विथस्टैंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड परफॉर्म द पार्ट्स फंक्शन विदाउट फेलियर। इसका क्या मतलब है कि जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं और वो जिसका बना हुआ है, जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं जिसका भी वो बना हुआ है, जिसका भी कंपोज्ड है, द मटेरियल ऑफ विच अ पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ, भाई पार्ट जो भी हमको बनाना है उसके लिए जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो उसके ऊपर उसकी क्या रेजिस्टेंस पावर है कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट जो उस पर पड़ेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट पड़ेगा उसके प्रति उसका क्या रेजिस्टेंस पावर है उस मटेरियल का। तो उस रेजिस्टेंस पावर से हम ये जज कर सकते हैं कि वो कब तक फेलियर होगा, कब तक नहीं होगा। इसलिए एंड परफॉर्म द पार्ट्स फंक्शन विदाउट द फेलियर, तो हम चाहते हैं कि विदाउट फेलियर वो जो भी हमने मटेरियल लिया है वो क्या करें, लॉन्ग टर्म तक क्या करें, एनवायरनमेंट इफेक्ट को क्या करें, सस्टेन करें, रजिस्ट करें, जिससे कि उसकी लाइफ क्या हो, बेटर हो। तो उससे परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। तो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड हमने जैसे बताया फॉर एग्जांपल द मटेरियल ऑफ ए फर्नेस वॉल मस्ट विथस्टैंड द हाई टेम्परेचर। तो अगर हम मान लीजिए कि फर्नेस बना रहे हैं तो हम जानते हैं कि इनर टेम्परेचर उसका बहुत हाई होता है, तो जो भी मटेरियल हम चूज़ करते हैं उसका क्या होना चाहिए, वो इस प्रकार का होना चाहिए कि वो जो हाई टेम्परेचर को क्या कर सके, रजिस्ट कर सके। तो अगर जितना टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करेगा उसकी परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा बेटर होगी। तो सेकंड जो क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल के लिए। तीसरे अगर हम बात करें मटेरियल रिलायबिलिटी, मटेरियल रिलायबल होना चाहिए। इसके बारे में हम बता सकते हैं कि रिलायबिलिटी इज़ द डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रोडक्ट एंड द मटेरियल इट इज़ मेड ऑफ विल रिमेन स्टेबल इनफ टू फंक्शन इन सर्विस फॉर द इंटेंडेड लाइफ ऑफ प्रोडक्ट विदाउट फेलियर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि हम जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए जो भी प्रोडक्ट है वो स्टेबल होना चाहिए। किस पर्पज़ से, जिस फंक्शन के लिए हम उसको बनाना चाह रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए, जिस फंक्शन के लिए उस मटेरियल को बनाना चाह रहे हैं, उस पर्पज़ के लिए वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। जितना ज़्यादा वो स्टेबल रहेगा उतना ज़्यादा ही वो क्या होगा, रिलायबल होगा विदाउट फेलियर। तो हम जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो कोई उसका पर्पज़ है, किसी फंक्शन के लिए बना रहे हैं, तो उस पर्पज़ जो फंक्शन फुलफ़िल करने के लिए विदाउट फेलियर जितने टाइम तक, जितने लॉन्ग टाइम तक वो उस रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा तो मटेरियल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिलायबल होगा। तो रिलायबिलिटी इज़ द डिग्री ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रोडक्ट एंड द मटेरियल इट इज़ मेड ऑफ। तो एक प्रोबेबिलिटी है कि वो मटेरियल जो है उस फंक्शन को कितने लिमिट तक क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा क्या होगा, रिलायबल होगा। तो मटेरियल रिलायबिलिटी इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल। अब मटेरियल इज़ ए गिवन एप्लीकेशन मस्ट बी रिलायबल, मतलब मटेरियल को हम जिस भी एप्लीकेशन के लिए चूज़ कर रहे हैं उसके प्रति क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जिस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं मटेरियल को वो उसी पर्पज़ के लिए रिलायबल ना हो तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, फुलफिल नहीं होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज़ द सेफ्टी। सेफ्टी, तो सेफ्टी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक क्राइटेरिया है। अ मटेरियल मस्ट सेफली परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो हम जो भी मटेरियल ले रहे हैं, जिस फंक्शन के लिए उसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं, वो क्या करें, सेफली उसको क्या करें, परफॉर्म करें, पहली बात। दूसरी बात, द फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट मेड आउट ऑफ इट्स मे बी कैटास्ट्रोफिक इन सर्टेन सिचुएशन सच एज इन द एयरप्लेन और हाई प्रेशर सिस्टम। तो कई सिस्टम ऐसे होते हैं जैसे हाई प्रेशर सिस्टम है, एयरप्लेन है, जहाँ पर सेफ्टी की रिक्वायरमेंट क्या ज़्यादा है। जैसे एयरप्लेन है, वहाँ के पार्ट्स या मटेरियल इस तरह का होना चाहिए, वहाँ सेफ्टी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, रिस्क ऑफ फैक्टर ज़्यादा है। इसी तरह से मान लीजिए कोई बॉयलर वगैरह है जहाँ पर प्रेशर रिक्वायरमेंट क्या करना चाहते हैं हम, प्रेशर ज़्यादा प्रेशर यूज़ करना पड़ता है, वहाँ पर हम चाहते हैं कि जो मेटल हो वो उसकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़िया हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर को क्या कर सके, सस्टेन कर सकें। तो उससे उसका क्या होगा, सेफ्टी ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कहें, सेफ्टी जो है एक ऐसा पैरामीटर है
वो क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं वो उसके सेफ्टी क्राइटेरिया को क्या करें, फुलफ़िल करें। जिस लिमिट तक वो सस्टेन कर सके उस क्राइटेरिया को वो क्या करें, फुलफ़िल करें। तो अगर किसी मटेरियल का सेफ्टी पैरामीटर बेटर है तो उसको सेलेक्ट करना क्या होगा, आसान होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए सेफ्टी पैरामीटर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें दैट इज़ द फिजिकल एट्रीब्यूट्स। फिजिकल एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स सच एज द कॉन्फ़िगरेशंस, साइज, weight and appearance sometimes also serve as the functional requirement। कभी कभी क्या होता है, हम जब भी किसी मटेरियल को चूज़ करते हैं तो उसका साइज़ बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसका कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि जैसे साइज़ है, वेट, कई जगह हल्का हमको मटेरियल यूज़ करना पड़ता है तो वेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कई जगह होता है कि अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अपीयरेंस जितनी अच्छी होगी उससे फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगा, उतना ही बेटर होगा। गोल्ड है, गोल्ड में एक शाइनिंग है, तो उससे जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह बनेंगे वो हमारी फंक्शन रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो वहाँ पर क्या है, उसका अपीयरेंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कई जगह अगर हम मान लीजिए कि हमको ऐसा है कि फाइबर टाइप से यूज़ करना है, हल्का मटेरियल यूज़ करना है, तो वहाँ वेट क्या होगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। जैसे एरोप्लेन्स के जो पार्ट्स हैं वो वेट में हल्के होने चाहिए और स्ट्रेंथ उनकी अच्छी होनी चाहिए, तो वहाँ वेट एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा। तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या है, ये फैक्टर्स हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम बात करें तो एनवायरनमेंट कंडीशंस। एनवायरनमेंट कंडीशन इज द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ अ मटेरियल। तो इसमें क्या बताया है, द एनवायरनमेंट इन विच अ प्रोडक्ट ऑपरेट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द सर्विस परफॉर्मेंस। जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो किस कंडीशंस के अंदर, किस एनवायरनमेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट का उस प्रोडक्ट की क्वालिटी या फंक्शंस पे क्या हो जाता है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ह्यूमिडिटी, वाटर और केमिकल कैन कॉज द करोजन एंड सब्सिक्वेंट फेलियर ऑफ द मटेरियल। अगर हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है कि जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है और केमिकली वो क्या कर सकते हैं, कॉज कर सकता है उस मटेरियल को, तो उसकी लाइफ पर, उसके फंक्शंस पर क्या होगा, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो एनवायरनमेंट कंडीशंस जो होती है वो भी हमको क्या करनी पड़ेगी, जज करनी पड़ेगी किस एनवायरनमेंट में कौन सा मटेरियल क्या है ज़्यादा अच्छी तरह से क्या कर सकता है, सस्टेन कर सकता है, या वर्क कर सकता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्राइटेरिया इज द अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, अ मटेरियल मस्ट बी रेडिली अवेलेबल इन लार्ज एनफ क्वांटिटी। किसी भी हम कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उसके लिए जो भी मटेरियल हम ले रहे हैं तो वो हमको इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट वहीं पर अवेलेबल हो जाता है उसी इंडस्ट्री के अंदर इजीली, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी, कम आएगी। और उसी मटेरियल को जो कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए जो भी मटेरियल हमको रिक्वायरमेंट है, अगर मान लीजिए कहीं बाहर से हमको परचेस करना पड़ रहा है, बाहर से आना पड़ रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह काफ़ी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मटेरियल मस्ट बी रेडिली अवेलेबल इन द लार्ज इनफ क्वांटिटी। इसका नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पोजेबिलिटी एंड रिसाइकलेबिलिटी। ये क्या होती है, इट शुड बी डिस्पोजेबल एंड रीयूजेबल थ्रू रीवर्क्स एंड मॉडिफिकेशंस। जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो एक तो क्या होना चाहिए, डिस्पोजेबल होना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो वो डिस्पोजेबल हो जाना चाहिए। दूसरा क्या है, उसको रिसाइकलिंग में भी अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो बेटर है, दोबारा से रीवर्क कर लें, जिससे कि उसमें मॉडिफिकेशन कर लें, जिससे प्रोडक्ट क्या हो, ख़राब नहीं हो, मटेरियल ख़राब नहीं हो, तो बेटर होगा कि हम उसको रीयूज़ कर लें। अगर रीयूज़ नहीं हो रहा है तो वो क्या होना, डिस्पोजेबल होना चाहिए, डिस्पोज हो जाए। तो उससे क्या हो जाता है, जो हजार्डस, जो एनवायरनमेंट, जो इफेक्ट्स वगैरह वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और रिसाइकलिंग अगर यूज़ कर लेंगे तो हमारी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी। इसी प्रकार से जो अनदर फैक्टर दैट इज़ इकोनॉमिक फैक्टर, कॉस्ट इज़ द कंटिन्यूसली फैक्टर फॉर एनी मटेरियल सिलेक्शन प्रोसीजर। किसी मटेरियल की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सिलेक्शन के लिए। तो कॉस्ट शुड बी कंसिडर एज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल सिलेक्शन के अंदर कॉस्ट भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस तरह से हमने आज जो है डिफरेंट फैक्टर्स क्या किए, हमने स्टडी किए। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द यूज़ इन द इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब भी हम मटेरियल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो डिफरेंट क्राइटेरिया है, जिसमें सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के आधार पर मटेरियल को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट के आधार पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा मटेरियल रिलायबिलिटी के आधार पर सेलेक्ट कर सकते हैं। चौथा सेफ्टी ज़रूरी है। फिजिकल एट्रीब्यूट्स
के आधार पर मटेरियल को सेलेक्ट कर सकते हैं। एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, एनवायरनमेंट कंडीशंस क्या, उस आधार पर मटेरियल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी के आधार पर मटेरियल को सेलेक्ट किया जा सकता है। डिस्पोजेबिलिटी और रिसाइकलेबिलिटी उस मटेरियल के अंदर होनी चाहिए, इस ये फंक्शंस उसके फुलफिल होने चाहिए। इकोनॉमिक फैक्टर इज आल्सो है मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो डिफरेंट क्या है, ये क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑफ सिलेक्शन ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो हम इन डिफरेंट पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, थोड़ा सा इनको क्या कर सकते हैं, ब्रीफ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को ये फैक्टर्स जो है समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट टॉपिक जो है पूरा इंजीनियरिंग मटेरियल्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टर्न पर हम जो सेकंड जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। थैंक यू।